और हमारे बीच में जो हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष, हम सबों के गार्जियन स्वरूप बड़े भाई आदरणीय श्री ज्ञानू गुप्ता जी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत है। और अगला वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय बड़े भाई ज्ञानू गुप्ता जी। गनगनिया पंचायत सुल्तानगंज के सारे लोगों को ज्ञानू गुप्ता पालता है कि कम से कम ये 80 लाख जरूर है, और हम उसको साबित करेंगे 23 मार्च को। और इंजीनियर आरती गुप्ता के विश्वास को हम लोग बनाए रखेंगे, उनके कंधे को, हाथ को मजबूत करेंगे, उनके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। और लगातार मैं करता हूँ, मैं हर जगह मीटिंग में बोल रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी हमारे समाज के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि यह मुखौटेबाज नेता है, यह मुखौटेबाज नेता लग रहा है आपको। ये दिन रात 6 महीना से जो रात भर और दिन भर जो है दौड़ धूप कर रहा है, ये मुखौटेबाज नेता है, यह फोटो खिंचवा लेता है, ये अपना कमाया हुआ पैसा समाज के लिए लुटा रहा है, ये मुखौटेबाज नेता है। अरे पर इतना दिन से राजनीतिक कोई लोग कर रहा था तो कहाँ एक तो रैली कर पाया था। बाबू सभागार इन्होंने किया, जितनी भी कार्यक्रम हुई इन्होंने की। आज पांच लोग जानने लगे, वो इंजीनियर आरती गुप्ता की देन है, जो गली चौराहे पर लोग जानने लगे और चर्चा करने लगे कि हम 5 समाज के लोग हैं। नहीं तो बोलने में हिचकिचाता था, मंच पे हम लोगों को आना पड़ गया। ये बहुत खुशी की बात नहीं है। हम लोग बहुत परेशान होकर के यहाँ पर आए हैं। बहुत मुश्किल और जो रास्ता हम लोग का तय हुआ है, बहुत कठिन रास्ता था, जो हम लोग का आरक्षण छिन गया। इस कारण से हम लोग को इकट्ठा होना पड़ा, ये जन जागरण करना पड़ रहा है। हम लोग बहुत खुशी होकर के यहाँ पर नहीं आए। और आज इस दुर्गा स्थान के प्रांगण में मैं माँ दुर्गा से शक्ति चाहता हूँ अपने लिए, आप सबों के लिए, और अपने नेतृत्व इंजीनियर आरती गुप्ता के लिए कि उनको शक्ति दे। और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है अपने 5 समाज के लिए, उसमें वो सफल। अब ये क्यों करना पड़ गया हम लोगों को ऐसा, इसके विषय में भी जानना पड़ जाए हम लोग को। तो जैसा निशांत जी ने बताया कि हम 5 समाज हैं, ऐसी कैटेगरी में है पहले से ही, आजादी के पहले से ही, लेकिन किसी कारणोंवश, क्योंकि हम लोगों की राजनीतिक पहुंच नहीं थी वहां पर, जब सरकार बनी, जब जो भी सरकार का गठन हुआ था आजादी के बाद, और वहां पर जो संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान के निर्माण में जो लोग वहां पर राजनीतिक में एक्टिव थे, उन लोगों ने अपने अपने नाम को, अपने अपने जातियों को जुड़वा लिया। और अपना 5 समाज जो था, जो तांती तत्वा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि तानी वानी का काम करते थे तो तांती तत्वा के नाम से जाने जाते थे। और हमारा कोई नेतृत्व वहां था नहीं, नेता थे नहीं हम लोग तो साधारण और घर में रहने वाले, काम करने वाले, चाहे राजमिस्त्री का काम करते हो, चाहे ताना वाना बुनकर का काम करते हो, राजनीतिक में उतने एक्टिव नहीं थे। तो सरकार में हम लोगों ने अपना लिस्ट में नाम नहीं जोड़वा पाया और हम लोग पिछड़ गए। वहीं से हम लोग जो है गड़बड़ा गए, क्योंकि कारण सिर्फ एक ही था कि हमारे पास राजनीतिक पहुंच नहीं थी, हम राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं थे उस समय भी। और लगातार 50 वर्ष तक हम इनएक्टिव ही रहे, राजनीतिक से हमको कोई मतलब ही नहीं रहा, और हम वहां तक अपनी आवाज को पहुंचा ही नहीं पाए कि हम एक्चुअली एससी कास्ट से हैं, और हमको ओबीसी में जाकर रख दिया गया। बिहार में थोड़ा बहुत हमको बाद में अति पिछड़ा में लाया गया, मंडल आयोग जो लागू हुआ उसके बाद, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने के बराबर था। जैसा कि बहुत सारा टेक्निकल कारण है कि हम उसमें लाभ नहीं ले सकते थे, क्योंकि एक्टिव भी नहीं है, और उसमें आगे बढ़ के कुछ लाभ भी नहीं ले सकते। उसमें बहुत सारा प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हम जो है आय प्रमाण पत्र दीजिए, ये दीजिए। उसमें बहुत कम संख्या के जो होता है स्तर, मतलब 2-3% या उसमें ले सकते थे, हिस्सेदारी नौकरी ले सकते थे। अब राजनीतिक में थे नहीं तो अपने नाम को, अपने जाति को वहां तक पहुंचा नहीं पाए, अपनी बात को रख नहीं पाए, और हम
पान सिर्फ कहने के रह गए, 35 तत्व ओबीसी में रह गए। लगातार कुछ लोगों ने मेहनत भी किया, प्रयास भी किया, तो कुछ प्रयास होते होते नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास किया कि 2015 में हमको एससी में लाया, लेकिन लाया तो आधा अधूरा लाया। जबकि उनके पास सारे जितने भी लॉयर होते हैं सरकार के पास रहते हैं, उनको पता होगा कि हमने आधा अधूरा काम किया है। लेकिन क्योंकि हम लोग उतने एक्टिव भी नहीं थे, हम लोगों को जानकारी नहीं थी, कुछ लोगों को जानकारी थी भी, वो लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन हम लोग उसको काम पूरा नहीं करवा पाए क्योंकि संसद में मेरा कोई था नहीं। जो हमारा जो लिस्ट में नाम हमारा जोड़ना था वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो हम नहीं जुड़वा पाए। वहां से तांती का नाम, तांती जाति का डिवीजन नहीं हो पाया। तो क्या हुआ कि पहले से जितने भी एससी समाज के नेता थे, हमारे समाज से अलग जो समाज के लोग हैं, जो पहले से वहां पर संसद में बैठे हुए हैं, उन लोगों की एक पूरी रणनीति थी कि हम लोगों को यह लाभ नहीं मिल सके। लगातार हम लोगों को चक्रव्यूह रचकर हम लोगों को फंसाए रखा, चाहे अति पिछड़ा में डाल दिया गया इसके कारण कि इसको जो है एससी में नहीं डाल के अति पिछड़ा में डाल दो, कोई ना कोई रणनीति लगा के हम लोगों को अति पिछड़ा में डाल करके एससी से हम लोग को दूर रखा गया, लाभ हम लोग नहीं ले पाए। लेकिन इधर पिछले जो लाभ ले रहे थे, थोड़ा बहुत जो नीतीश कुमार के प्रयास से मिला था, जिसमें 9 साल तक हम लोग लाभ लिए, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार को भरपूर वोट भी दिए इसके लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जब वहां पर भाजपा की सरकार थी तो उनको भी प्रयास करना था, क्योंकि हम लोग भाजपा को भी वोट दे रहे थे, इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। नीतीश कुमार को भी दे रहे थे, भाजपा को भी वोट दे रहे थे, तो भाजपा को चाहिए था कि उनको भी एक कदम आगे बढ़ के हमारा काम सेंट्रल में करवाना था। लेकिन 9 साल तक उन्होंने हमारे समाज को इस तरह फंसा करके रखा, सिर्फ परगला करके रखा और हमारा वोट सिर्फ लेती रही, और 9 साल तक हमको लटका कर रखा और हमारा काम पूरा नहीं किया, जिसका कारण है आज हम लोग सड़क पर आ गए हैं। हमारे समाज का विद्यार्थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हमारे विद्यार्थी के कमर पर लात मारने जैसा पड़ा, उसके गर्दन पर सुप्रीम कोर्ट का जो कलम चला, उसके गर्दन पर तलवार रूपी कलम चला और हमारा विद्यार्थी जो है इमाम हो गया। मैं उसका परिणाम दिखाता हूं। हमारे बगल में युवा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, आज ये कहीं पर सीओ और वीडियो होते, इस बार 2 नंबर से ये पिछड़ गए क्योंकि इनका रिजल्ट हो गया था और जैसे ही उसमें कन्वर्ट कर दिया गया ओबीसी में, इनका रिजल्ट रुक गया 2 नंबर से। नहीं तो अभी हमारे बगल में बैठे हुए रहते तो सीओ या वीडियो बैठे हुए रहते, तो इनके ऊपर पड़ा। इनकी पत्नी का भी जो रिजल्ट उसी में रुका, दोनों प्रयास में लगातार थे। और भी बहुत सारे विद्यार्थी जो हम जानते हैं, बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगातार फोन आता है कि मेरा हो गया था, किसी का मेडिकल में एडमिशन होना था और उसको अंतिम में जो है वापस आना पड़ गया। तो लोग एकदम से विद्यार्थी के लिए हाहाकार जैसा बन गया था। अच्छा, अब आगे देखिएगा कुछ हो सकता है। अब हम लोग का जो चुनाव जो लड़ना था पंचायती स्तर पर, उनके लिए भी आफत आ गया। जो चुनाव लड़कर जीत आए थे, जीत जो गए और अगली बार नहीं कर पाएंगे, तो ये सब हम लोगों को मुसीबत आई। और ये जो दुर्घटना घटी, इसके पीछे मंशा कुछ लोगों का षड्यंत्र था, जिसमें कुछ जातियां, कुछ नेता, उन जातियों के जो नेता है, वो जो संसद में बैठा हुआ, उन लोग षड्यंत्र रच के हमारे ऊपर ये तलवार चलाया, ये सुप्रीम कोर्ट का तलवार। और संभव है कि जिसकी सरकार है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास बहुत सारे नेता है, वो सुप्रीम कोर्ट को मैनेज भी करता है, तो बड़े बड़े लॉयर को भी खरीदता है। हम लोग को चंदा चिट्ठा करके कुछ लॉयर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को जान रहे कि बहुत ज्यादा खर्च होता है, जिसमें हमारे आईपी गुप्ता ने बहुत ज्यादा खर्च भी किया। हाईकोर्ट में भी लगातार ये लड़ते रहे और अकेले खर्च करते रहे, और लगातार इन्होंने कहा भी कि मैं किसी से चंदा नहीं लूंगा और अपने खर्च से करूंगा। और आज भी इन्होंने जो बिला उठाया है रथ यात्रा का, किसी से भी चंदा नहीं मांगा है। हाँ,
हम आज यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ के लोग उठा रहे हैं, वो खर्च यहाँ के लोग कर रहे हैं। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे कार्यक्रम को मैंने कर, अच्छा लोगों में अब यह भावना आ तो गई कि हम अपने लिए लड़ेंगे और खुद से लड़ेंगे। आरती गुप्ता ने, इंजीनियर आरती गुप्ता ने रथ यात्रा का कार्यक्रम निकाला। इससे पहले उन्होंने एक 28 सदस्यीय डेलीगेट के साथ दिल्ली भी गए थे हवाई जहाज से लेकर के। अचानक इनको दिल्ली से नित्यानंद राय जी बोले थे कि आप आइए यहाँ, हम बात करते हैं। इसके लिए गृह मंत्री से बात करते हैं, उन्होंने भरोसा भी दिलाया था। और हम लोग रातों रात एक दिन पहले टिकट हुआ और हवाई जहाज से 18 लोग वहाँ पहुंचे, नित्यानंद राय जी के पास पहुंचे। वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। वो कहे कि हम जो है आपकी बात समझ बूझ करके हम गृह मंत्री अमित शाह जी के पास ये बात करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी बात वहां पर पहुंचती, सारे जितने भी पहले से विधायक और सांसद, ये जो एससी कास्ट के जितने भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए और वह जाकर दिल्ली में धरना दे दिए। और प्रधानमंत्री के पास उन्होंने एक तरह का अल्टीमेटम दिया कि अगर काफी पटवा समाज को यह अधिकार दिया गया तो हम आपका सरकार गिरा देंगे। और हमारा काम समझ लीजिए होते होते फिर से रुक गया। तो जैसे ही इंजीनियर साहब को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह आभास हो गया कि हमारा काम नहीं कर पाएगा ये लोग, अब एक ही उपाय है कि हमको सामने खड़ा होना होगा और नजर से नजर मिलाना होगा और सरकार से सवाल जवाब करना होगा। और जब तक हम सामने उठकर सवाल नहीं करेंगे, उनको जवाब नहीं पूछेंगे, नजर आंख से आंख नहीं मिलाएंगे और कम से कम सरकार का नाक और सांस बंद नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा अधिकार नहीं देगा। और इसके लिए इन्होंने एक रणनीति तैयार की और अगस्त में इन्होंने सत्याग्रह पहला किया कि सड़कों पर उतरे, पटना के सड़कों पर। और उस सत्याग्रह में लगभग 1000-1500 लोग ही पहुंचे थे पटना में। लेकिन जितने लोग पहुंचे थे वो पूरे बिहार से लोग पहुंचे थे और 1500-1800 लोगों के साथ हम पटना के सड़कों पर उतरे थे। पहला सत्याग्रह इन्होंने शुरुआत किया वहां पर। और 8 सितंबर को इन्होंने जगजीवन राम हॉल में बड़ी सभा की और उस सभा में इन्होंने तय किया था लोगों का सुझाव लेकर कि हम पूरे बिहार में घूमेंगे और रथ यात्रा करके जन जागरण करेंगे। और उस जन जागरण में पूरा डिटेल इस पर्ची में है, उन्होंने क्या क्या किया है। 6 अक्टूबर को इन्होंने रथ यात्रा का प्रारंभ किया और पश्चिम चंपारण से इन्होंने पूरे बिहार में घूमने के लिए जो रथ यात्रा का आरंभ किया। और लगातार इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट कहा था कि हम कुछ जिलों में क्लस्टर बनाकर, 5-6 जिला के क्लस्टर बनाकर हम बड़ी बड़ी रैली करेंगे, जिसमें 50,000 से लाख आदमी को जुटाएंगे और सरकार को दिखाएंगे कि हमारा जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये जो क्लस्टर का भीड़। और ये जैसे अभी 12 जनवरी को हम भागलपुर में रैली करेंगे, आज तीसरी रैली हो रही है बेगूसराय में, तीसरी रैली आज बेगूसराय में, चौथी रैली बेगूसराय में हो रही है, आज हो चुकी है वहाँ। और जैसा कि मुजफ्फरपुर की रैली हुई है, मुजफ्फरपुर में 35 से 40,000 50,000 लोग दिखे वहाँ पर। जबकि छठ का मौसम था, छठ के दूसरे दिन 9 तारीख को छठ था और 9 तारीख को छठ खत्म हुआ, 8 तारीख को खत्म हुआ था, 9 एक गैप था और 10 तारीख को रैली थी। और 10 तारीख की रैली को देखे होंगे आप लोग मोबाइल के जरिए कि 25 से 30,000 35,000 लोग वहां जुटे। और यह देखकर बहुत सारी बातें हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उतना समय नहीं है। गुप्ता जी के पास लगातार कॉल आ रहा है विभिन्न पार्टियों से कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसको रोकिए, इसको रोकिए। इनको बहुत दबाव आ रहा है, बहुत खतरा इनके ऊपर आ गया है। लेकिन बहुत सारी बातें ही नहीं भी बता सकता हूँ क्योंकि उसको चुप करके रखना है। इनको लगातार चारों तरफ से दबाव, सारी पार्टियों का, चाहे भाजपा का हो चाहे जो नाम नहीं ले सकता हो, लेकिन सारी पार्टियों का दबाव है किसी तरह इनका जो रैली रोका जाए। और रोकने के लिए कई षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे कार्यकर्ता और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी धमकी वाला फोन आने लगा आजकल कि आप इस तरह से, जो मैंने एक YouTube चैनल बनाया था पान महासंघ के
हाको रथ पान के लिए कि इस पर सारा प्रचार प्रसार होगा, लेकिन लगातार हमको भी धमकी वाला फोन आने लगा है कि आप इस तरह का प्रचार प्रसार बंद कीजिए, नहीं तो आपका चैनल और जो भी कर सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमने प्रण लिया था कि नहीं, जब तक जीवित है, जब तक आखिरी सांस है, या हाको रथ पान को हम लोग हाँकते रहेंगे। और हाँकते हाँकते पटना 23 मार्च जो गांधी मैदान की रैली का हम लोग ने प्रण लिया है, उस गांधी मैदान की रैली में हम लोग 10 लाख से ज्यादा पान समाज का भीड़ वहां जुटाएंगे और उसके बाद ही हम लोग सांस में सांस लेंगे। लेकिन गुप्ता जी ने उसके आगे भी एक टारगेट रखा है कि गांधी मैदान के बाद हम दिल्ली कूच करेंगे, और दिल्ली में अगर हमको मिल गया आरक्षण तो भी दिल्ली जाएंगे, और नहीं मिला तो फिर जाएंगे। तो भागलपुर की रैली जो है 12 जनवरी का, ये हम लोग तय कर लें और कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा करके वहां पहुंचाना है। और उसमें बहुत तरह का 5 जिला का क्लस्टर है हमारा, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, लखीसराय है और मुंगेर है। सारे जगह से लोग आएंगे और सारे जगह इसी तरह की मीटिंग रोज चल रही है। आज मुझे खबर आया मुंगेर में भी चल रही थी, हमको बुलाया गया, लेकिन बोला मैं यहाँ पहले समय दे दिया हूँ, वहां संभव नहीं है। तो लगातार चारों तरफ इस तरह की बैठकें हो रही है, 1000-1500 लोग एक एक दिन में, हमको लगता है 5-6 जगह पर मुझे जो सूचना आ रही है बैठक चल रही है। और इसी तरह अगर भागलपुर की रैली अगर 50,000 के पार जाती है, जैसा कि मुझे अभी उम्मीद है, अभी 1 महीना बाकी है, मुझे लगता है 1 महीना गुजरते गुजरते मेरा हौसला बुलंद होगा और लगता है हम 1 लाख पार कर जाएंगे भागलपुर की रैली में। जिंदाबाद। भागलपुर की रैली वो सरकार का जो सांस चल रहा है वो सांस बंद करने वाली रैली होगी, और हम सरकार की नाक बंद करेंगे, और जब नाक बंद करेंगे तब उसका मुंह खुलेगा और तब वो हमको जवाब देगा कि क्या करना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, रिव्यू पिटीशन में जाना था, सरकार को जाना था रिव्यू पिटीशन में, लेकिन वो चुप बैठी रही और ना ही पान समाज के लोगों से मिली और ना ही वो रिव्यू पिटीशन में गई। और वो पता नहीं क्या चाह रही थी कि हम लोगों को धकेलना चाह रही थी, सड़कों पर हम लोगों को एकदम निसहाय बेसहारा कर देना चाह रही थी। उनको पता ही नहीं है कि हमारे समाज की जनसंख्या क्या है, हमारा वोटर क्या है। जब हम बता रहे हैं कि हमारी 80 लाख की जनसंख्या है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। गलती हमसे भी हुई, जब सर्वे हुआ था तो हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी जातियों में से थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, और उसमें क्या हुआ, हम लोगों से भी कुछ गलती हुई और कुछ लोग जानबूझकर जो सर्वे करने के लिए आए थे वो विभिन्न अलग अलग जातियों के लोग थे, जो टीचर और जो भी लोग वहां पर आए थे, उन लोगों ने कट पेंसिल से सिर्फ टिक लगाया था कि आप पान है, लेकिन जब कंप्यूटर में डाला है तो वो लोग आपका पान नहीं लिख करके कुछ दूसरा जाति लिख दिया गया है। शर्मा का, बढ़ई का जाति का संख्या बढ़ गया, आप देख सकते हैं वो नारी का जाति बढ़ गया, और संभव को संभव वो लोगों ने कर दिया, हमारी जाति को काट करके उसमें जोड़ दिया। हमारे में जो भी लिखा पेंसिल से आकर रजिस्टर में लिखा, आप लोगों ने देखा होगा, कोई सामने आपको लैपटॉप लेकर के नहीं आया था, अप्रूव नहीं किया था कि हाँ हमने आपका चढ़ा दिया है, या कोई रिसीविंग भी किसी को नहीं दिया। वो आया और आपका कट पेंसिल से लगाया, आपने सही भी बताया, लेकिन वहां जाकर जब फाइनल रिपोर्ट बनाया कंप्यूटर पर तो आपका जाति चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारा 80 लाख घट करके 22-23 लाख पर आकर के अटक गया। इतना तरह से वो लोग षड्यंत्र रचा है। तो इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए जब हम लोग हर जिला में 50,000 लाख लोग जुटते हैं और जब इकट्ठा गांधी मैदान में 10 लाख की भीड़ जुटाएंगे तो उनको एहसास हो जाएगा कि 10 लाख जब यहाँ आ गया है तो ये विशेष आतंकवादी है। 10 लाख जब गांधी मैदान में भर गया तो संभव है कि कम से कम ये 80 लाख जरूर है, और हम उसको साबित करेंगे 23 मार्च को। और इंजीनियर आरपी गुप्ता के विश्वास को हम लोग बनाए रखेंगे, उनके कंधे को, हाथ को मजबूत करेंगे, उनके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। और लगातार मैं कहता हूँ, मैं हर जगह मीटिंग में बोल रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी हमारे समाज के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि यह मुखौटेबाज नेता है, यह मुखौटेबाज नेता लग रहा है आपको।
ये दिन रात 6 महीना से जो रात भर और दिन भर जो है दौड़ धूप कर रहा है, ये मुखौटेबाज लेता है, ये फोटो खिंचवा लेता है, ये अपना कमाया हुआ पैसा समाज के लिए लुटा रहा है, ये मुखौटेबाज लेता है। अरे इतना दिन से राजनीतिक कोई लोग कर रहा था तो कहाँ एक तो रैली कर पाया था। बाबू सभागार इन्होंने किया, जितनी भी कार्यक्रम हुई इन्होंने की। आज पांच लोग जानने लगे, वो इंजीनियर आरती गुप्ता की देन है, जो गरीब चौराहे पर लोग जानने लगे और चर्चा करने लगे कि हम 5 समाज के लोग हैं। नहीं तो बोलने में हिचकिचाता था, लोग हमसे पूछता था कि हम कौन जात बोली है, वो जानता ही नहीं था, वो ताती जानता था, कोई अपना मंडल जानता था, कोई शर्मा जानता था, वो उसको बोलने में हिचकिचाहट लगता था। सब लोग तो सरकारी नौकरी में है नहीं, 1% भी नहीं है, हम लोग 0.5% में सरकारी नौकरी में है, सरकारी आंकड़ा ही है। तो लोग तो सरकारी नौकरी में जो रहते हैं, सरकारी पेपर में लिखते हैं, वो लोग को मालूम है कि हम लोग जो लिखे पढ़े हैं कौन है। बाकी लोगों को क्या मतलब, हमारा टाइटल जो है वही जाति समझ लेते हैं, तो लोग घबराते थे। तो ये इंजीनियर आरती गुप्ता ने ही लगातार प्रचार किया कि हम कौन है, और लोग बोलने लगे हम कि हम कौन है। ये आरती गुप्ता जो ये संगठन बनाए हैं, इससे पहले भी संगठन तो चल रहा था, हम कहां कर रहे कि नहीं चल रहा था, लेकिन वो संगठन का इतना भेड़िया दसान रैली, इतना भेड़िया दसान कार्यक्रम कहां हुआ था पहले कभी। वो अनाउंसमेंट करता था कि हम रैली करेंगे, हम रथ यात्रा करेंगे, हम जन जागरण करेंगे, कोई नहीं। और किसी भी नेता को धमकाने वाला अगर कोई नेता है तो हमारा एक नेता है, इंजीनियर आरती गुप्ता है। सारे राष्ट्रीय पार्टी को धमका कर रखा है कि हमारे साथ आकर बात करो, हमारे घर में आके बात करो, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। कितने बार कितने नेता लोग इनको बुलाए कि आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बोले नहीं, आपको अगर बात करना है तो आप मेरे ऑफिस में आइए और मेरे घर पे आइए, फिर हम बात करते हैं आपसे। और आज आपको 2 दिन पहले भी एक जगह कहीं कार्यक्रम चल रहा था, आपको पता चला होगा, उस दाऊद नगर में उस कार्यक्रम में किसी की गलती से कोई इनवाइट कर दिया किसी राष्ट्रीय जनता दल के नेता को। जैसे वो आए, इंजीनियर आरती गुप्ता उसी समय उठे और मंच छोड़कर निकल गए, बोले किसी भी दूसरी पार्टी के साथ हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक मेरा हक अधिकार आरक्षण हमको नहीं मिलेगा। हम अभी सिर्फ एक बात करेंगे और वो बात करेंगे सिर्फ 5 समाज के अधिकार का, दूसरा कोई बात नहीं करेंगे। किसी भी राजनीतिक दल में हम हैं, लेकिन उसका काम हम कब करेंगे जब मेरा अधिकार मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि हम भाजपा में हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ने की बात नहीं है। हम उस पार्टी में विद्रोही बनेंगे, उस पार्टी को हम कहेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे उस पार्टी में रह करके कि हमारा अधिकार आप दिलवाइए, तब हम आपका काम करेंगे, नहीं तो आपका काम हम नहीं करेंगे। मेरा जितना समाज का कार्यकर्ता है सब वापस हो जाएगा वहां से। तो ये पहले हमारे नेता है जो अंगद के पैर की तरह जमा दिए तो जमा दिए, इसको उखाड़ने वाला कोई नहीं है, भटकने वाले नहीं है। इनको लालच कितना पड़ा कि हम आपको एमएलसी बना देते हैं, आपको ये दे देते हैं, आपको वो सदस्य बना देते हैं, ये आयोग का सदस्य बना देते हैं। बन सकते थे, लेकिन इन्होंने एक रास्ता अपनाया कि हम अपने समाज को पहले मजबूत करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, इससे पहले कुछ नहीं। और उनका एक रास्ता और है कि हमारे समाज में हर जिला में कम से कम 20-25 नेता तैयार हो जाना चाहिए। इस रैली और कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने ठाना है कि हम हर जिला में 25 नेता तैयार करेंगे और वो नेता हमको आगे हमेशा मजबूत बनेगा, हर जिला हमारा इसी तरह से मजबूत बनेगा। तो दोस्तों, समय बहुत हो गया, हमको आने में लेट हो गई, इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। सुबह हमने 2 गाड़ी बदली, 2 गाड़ी हमारी खराब हो गई शुरू में, ठंडा का दिन था, बैटरी उसका डाउन हो गया। लगातार निशान जी और संजीव जी प्रयास करते रहे, फिर तीसरी गाड़ी तैयार किए, फिर यहाँ 1.5 घंटा यहाँ पर नया रोड बन रहा है, लगातार जाम में 1.5 घंटा हमारा बर्बाद हो गया।
मंच